इंडिया आपको तोड़ने पे तो, मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, कर रहा है ये जो वाकया है जौहर टाउन कल कोयटा का भी वाकया हुआ, कोयटा का और वाकयात हो रहे हैं, अभी अंदेशा है और वाकयात होंगे। और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है। क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके टीटीपी, बीएलए और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए, वो इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए अचीव कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले 10 सालों में पाकिस्तान जितना फंसा है ना, मैंने उनको कभी इतना फंसा हुआ दिखा नहीं। बहुत आराम से प्ले किया करते थे 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद इतनी बुरी तरीके से फंसे और जो इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलता था वो भी अब बंद हो चुका है। खास करके पहले क्या हुआ करता था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती थी तो हम जो है वो यूएन में, अमेरिका के अंदर या फिर इस सारे कंट्रीज़ को हम इसकी कंप्लेंट किया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि ये सारे कंट्रीज सुन के भी ना सुना करते थे, क्योंकि उनका सपोर्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली था। ये बात अलग है, कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई क्यों सपोर्ट था। लेकिन 2014 से मोदी ने पूरी दुनिया को रियलाइज़ ये करवाया है कि भाई जो आप ये कर रहे हो ना, आपकी सबसे पहली रूट वाली प्रॉब्लम यही है कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इंडिया को सपोर्ट करोगे तो आपको जितना सपोर्ट होगा उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। और अब दिक्कत ये है कि ये सारे कंट्रीज उनकी सुनते नहीं है, तो जो बेस सपोर्ट मिलता था ना पाकिस्तान को, सपोर्ट पूरी तरीके से छीन चुका है। और अब इंडिया खुल के बजाता है पाकिस्तान की, चाहे कोई आतंकवादी हमला हो तो उसका जो रिप्लाई करना हो। पहले कभी ऐसा हमने सुना नहीं देखा, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पाकिस्तान को झंझोड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया आपको तोड़ने पे तो, मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, कर रहा है ये जो वाकया है जौहर टाउन कल कोयटा का भी वाकया हुआ, कोयटा का और वाकयात हो रहे हैं, अभी अंदेशा है और वाकयात होंगे। और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है। अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा है। अपने पीछे कुछ सेटलमेंट तो छोड़ के जाता। नहीं, सेटलमेंट वो पिछली दफा जब उन्होंने किया, उन्होंने 65 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने 71 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने कैरी लोगर बिल वो किस लिए लेके आए थे, कितनी दफ़ा उन्होंने हमारी मदद बंद की। और ये वो हमें खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम में से और चीन में से एक इंतखाब करो। इसका क्या मतलब है? हम कोई गुलाम हैं कि चीन का हम में से हम किसी का इंतखाब नहीं करते, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो ये क्या धमकी आमेज रवैया है कि भाई चीन को छोड़ दो, चीन को छोड़ दें, यानी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए उस इंडिया के जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, हम चीन को छोड़ दें। उन्होंने अभी इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के ऊपर बात कर दी कि जी यहाँ पे भी ड्रोन उड़ रहा है और खतरा है। हाई कमीशन के अंदर ड्रोन उड़ा के क्या करना था? उसकी ड्रोन तो तस्वीरें बनाने के लिए होता है जी। उसके अंदर वो ये कि मुझे का खतरा, ये जो लाहौर का वाकया है, ये जो कि ट्रेस हो गया है, पूरा ग्रुप पकड़ा गया है। तो अब ये इंडियन मीडिया पे तो कोई भी चीज़ जो वो चलाना चाहे वो चला, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है। यानी अमेरिका ने तो आज कमाल कर दिया कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी है, कहा कि बच्चों को, तुर्की पे भी लगा दी है, बच्चों को फौज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कौन से बच्चों को इस्तेमाल करते हैं? $85 बिलियन का लेन देन है चीन का और इंडिया का। इतनी कशीदगी है, फौजें सरहद पे खड़ी हैं, बाद लोग कह रहे हैं जंग हो सकती है। मेरा तो नहीं ख्याल जंग होगी। अगर आप अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप पेश नजर रखें तो आपको क्या नजर क्या आता है? क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? देखिए नसरुल्लाह, जब 2001 में अमेरिकन अफगानिस्तान आए थे, उस वक्त उनका स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या था? वो क्यों सबसे पहले उन्होंने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में दाखिल हुए? उस वक्त जो बड़े बड़े उनके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना था, एक कंटेनमेंट ऑफ रशिया था, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग एसेट्स थे, और सबसे बड़ा उसमें ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना। 2005 में CIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि 2015 तक पाकिस्तान के नक्शे हम तब्दील कर देंगे। और आपको याद होगा ये वो टाइम था कि जब मुशर्रफ को निकाल कर इन्होंने डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाई थी, और TTP इस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी, कराची में अर्बन वॉर थी, BLA एक्टिवेट हो चुकी थी।
कि उस वक्त जीएचक्यू के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स को शहीद किया जा रहा था और पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म पहन के जीएचक्यू में नहीं जा सकती थी। टिल्ट नजर आता है हमें अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, टिल्ट तो है, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनका 21वीं सदी का पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। सीपैक को रोकना हो या चाइनीज एक्सपेंशन को रोकना हो या चाइना को उन्होंने रूट्स जो अल्टरनेट रूट हमारी जमीन से जा रहे हैं, वो सब इंडियंस और अमेरिकन के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। सो वो तो बड़ा ग्लोबल इंटरेस्ट है, अलायंस है इनका जो रहेगा, और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके टीटीपी, बीएलए और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए, वो इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए अचीव कर लेंगे। सो दे थिंक दे हैव अबाउट 6 months इन अहेड ऑफ देम, लेकिन अब यही वो टाइम। लेकिन क्या कहा अंदेशा जंग का वैसे पता कोई नहीं होता, क्योंकि मतलब ये तो शुरू हो जाए फिर इख्तिताम का अंजाम का अंदाजा कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रेड नहीं बंद हो रही इसलिए कि चीनियों को तो नुकसान होगा, उनकी ज़्यादा है एक्सपोर्ट। वो फैटफ में ये वहाँ बात ज़ेर बहस आई कि भाई 27 में से 26 नुकात पूरे कर दिए। दुनिया के कितने ममालिक हैं जिन्होंने आधी कंप्लायंस की है, मगर उनका ना उसमें से आपको फैटफ में से नहीं। IMF प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर और माशी मसाइल तो पैदा होंगे। टेलीविजन पे बहस हो रही है एक और मुसलमानों के बारे में जो कभी नहीं की इन्होंने, बाकायदा कभी नहीं, अब कभी इनको याद नहीं आया। अब अमेरिका नाराज हो गया है और अमेरिका कह रहा है तो इन्हें याद आया गौर मुसलमान। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं माइनॉरिटीज़ ने। रिसेंटली इधर KP में हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है कि जिसमें मुसलमान जो नर्सेस हैं उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया। उस पे जो क्रिश्चियन थे वो अपनी इबादत करने आते थे और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, क्रिश्चियन ख़वातीन को ये भी कहा है मुसलमान ख़वातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। मुस्लिम ख़वातीन वहाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो। ईसाई उनको कह रही हैं। अब वो जो वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो जो क्रिश्चियन ख़वातीन की भी कोई वीडियो आई हैं कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ इस तरह ना करें, हमें प्रोसिक्यूट ना किया जाए, हमारी इबादत गाहों को इस तरह ना किया जाए। कि हमें कितना बुरा लगता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करता है, और लगना भी चाहिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि ये हमारे दिल के कितनी करीब चीज़ है जब आप हमारे नबी के बारे में ये बात करते हैं। इसी तरह अगर ये लोग हैं, अगर हम इन लोगों की इबादत गाहों के ऊपर हमले करेंगे और टेक ओवर कर लेंगे तो हम मगरब को क्या बता रहे हैं कि दीन इस्लाम इस तरह का है। इंसान को कत्ल करने का फतवा देता है। किसी रियासत के होते हुए ये हो सकता है कि कोई प्राइवेट शख्स कहे कि फलां शख्स वाजिब कत्ल है, उसको कत्ल कर दिया जाए? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ इस तरह के फतवे जाते हैं। इस मुल्क को रूल करने के काबिल नहीं छोड़ा गया है। ये ऐसा नहीं है कि उन्हें चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक हो, नहीं, इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा, आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, तो हम आपके ऊपर ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहाँ पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियाँ दी गई हैं, और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो ख़वातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की बाहर निकले हैं, और बाहर निकलकर जो है वो नारे लगाते हुए, अपने मज़हब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद करके और किसी मुल्क को फ़तह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गाँव है जहाँ पर ये हो गया।
सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बगैर प्लानिंग के हुआ है, ऐसा नहीं है। इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक़े को, उसके बाद उन मर्दों औरतों ने और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो करारदाद पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को ख़त्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। जो इसके पीछे एक सोच नज़र आ रही है, जो इसके पीछे एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, वो ये है। वहाँ पर प्लानिंग के साथ गए हैं ये। और उसके बाद हुआ क्या, जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो बस उसको जो है वो पुलिस पहुंची है, उसने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए, ये रिज़ॉल्व करवा दिया मसला। किसी दूसरे मुल्क में ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम फ़ौरन उसको उठाते हैं, हम तो उसको यूँ सोशल मीडिया पे उठाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए इस मंदिर में ये किया गया है, इस मस्जिद में लोगों के साथ ये हुआ है, ये जो है ये इंडिया में ये गाय के ऊपर जो है ये हुआ है, गोश्त खाते हुए जो है ये लोगों को इस तरह मारा गया है। हमारे अपने मुल्क में अगर कुछ होगा तो हम उसको छुपा लेंगे, हम कंप्रोमाइज़ करवा देंगे, हम मज़लूम और जालिम के बीच कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। ये पहला वाक़या होगा दुनिया का अनोखा कि मज़लूम और जालिम के बीच आप कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, आप पैचअप करवा रहे हैं, जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये वाइस वर्सा होता और मुसलमान की किसी मस्जिद में ऐसा हुआ होता तो उस वक्त क्या होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता। सिलसिला ऐसा चल रहा है, खुदा जाने कि इस मुल्क को किस तरह चलाया जाना है, इंटेंशन क्या है, किंग्स पार्टियों की क्या हैसियत होती है, वो आवाम में कितनी पॉपुलर होती हैं, किस तरह से वो राज करती हैं और उनके राज करने का अंदाज़ क्या होता है, और किस तरह से मुल्क मसाइल से दो चार होता है, किस तरह से मुल्क जंगों से दो चार होता है, पराई जंगों का हिस्सा बनता है, जाकर अपने मुल्क को दहशतगर्दी का गढ़ बनाया जाता है, इंतहा पसंदी का गढ़ बनाया जाता है, ना जो अदम बर्दाश्त का गढ़ बनाया जाता है, गैर रवादारी का गढ़ बनाया जाता है। और कुछ लोग जो खवातीन, पहले हमने देखा कि जो एक मजहबी जमात के लोगों ने ये मूवमेंट चला दी पाकिस्तान में और कहा कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो। आज अगर इस तरह खवातीन एक चर्च के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी, उसके अलावा होता यह है कि एक बंदा जो है जब कोई कानून है उसको अपने हाथ में ले लेता है तो स्टेट के पास क्या पावर रह जाती है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हम एक पहले ही एक इंटरनेशनल इस इशू में फंसे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि हर चीज का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का, हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो वैसे बंदे को तो आप नोटिस भेज। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि जहाँ जहाँ देखो जो लोग हैं जो चाइना से यहाँ पर चाइना के हिसाब से यहाँ पर डरे हुए हैं या फिर चाइना ने जिन को शिकार बनाया हुआ है, उन सबको पता है कि भाई उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भारत ही है। देखिए, श्रीलंका को उसने जो है वो फंसाया पहले पैसा देकर, फिर हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको बचा लिया 99 ईयर्स के लिए। फिर जब इसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ तब अगर आप देखो तो सिचुएशन ये हो गई कि चाइना ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने
कोई मदद करने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि चाइना यहाँ पर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से मतलब हमने जो डील की थी वो तो सब कुछ ठीक है, श्रीलंका के अच्छे के लिए थी, वो चला गया। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद कर करके श्रीलंका को ऊपर लाने की ट्राई की है। तो मतलब कहने का मतलब है कि चाइना की जो ये दादागिरी है उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब इंडिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं, ये हो रही हैं 26 अगस्त से लेके 29 जो है वो ऑन द कोस्ट ऑफ गॉम जो है उसके ऊपर, और जिसमें ऑब्वियसली जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस। और इसमें ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो एक चाइना का ऑल्टरनेट चाहता है, तो क्या इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो एक समझ लें कि जो 2-वे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अमाउंट वो कोई तकरीबन दैट इज 250 बिलियन डॉलर के करीब ये है, 250 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि बाय द वे 2020 में ये जो बायलैटरल जो ट्रेडिंग है ये कम हुई है, 3% कम हुई है। ये इसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनरशिप है, जो 2-वे ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, दैट इज अबाउट अराउंड 25 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली, लेकिन इन दैट सिचुएशन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे वांटेड कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हों। अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी एबट, और उन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड को कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ जो था वो किया था, बात की थी। और अब जो टोनी एबट थे वो चाहते थे, उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। दीज वर वेरी बिग वर्ड्स ऑफ द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन, अब जारी बात स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडिया है। जिस तरह वो बात है ना कि जी जो ट्रेड है वो भी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, की सारी चीज़ें जो हैं दे गो साइड बाय साइड। सो उन्होंने ये कहा कि जो टोनी एबट जो थे उन्होंने ये कहा बैक इन 2014 जब ये नरेंद्र मोदी तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ डेमोक्रेसी, और इंडिया के अंदर जो स्टील और फार्मास्यूटिकल हैं उसमें ऑलमोस्ट दुनिया पे नंबर 2 पे है इंडिया, और इनकी अपनी सिलिकॉन वैली है। सो वो ये जो इंडिया चाइना जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट जो थे वो कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे,
उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है। तो उनको तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया, भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता, आप पगड़ियाँ उछालेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का, हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं, हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते, हर किसी को पकड़ जकड़ लगाई। जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। लेकिन हमारा में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल एजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात क्या है कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया जी कतर पिछले बरस, नहीं कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया। आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 में जो अपना कार्यभार संभाला था, उसके बाद तुरंत ऐसा हुआ है कि उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत ही अलग लेवल के सुधारने शुरू किए थे, खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई, और उसमें भी अगर आप दोनों कंट्री में कंपेयर करो तो यूएई में। और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई है यूएई की तरफ से कि हम कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़रा सोचिए, क्या कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा सोच सकता है कि पाकिस्तान का प्रेशर वो ना झेले और वो बात करे कि मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट करूँगा यूएई के अंदर? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये हमारे विदेश जो विभाग है या फिर कहो कि हमारी जो पॉलिसी है उसका ही एक जादू है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आती। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक नॉर्मल रिलेशन थे अरब कंट्रीज़ और इंडिया के, उसमें इतना बड़ा प्रोग्रेस की है, उतनी बड़ी प्रोग्रेस की है कि आज वो सारे कंट्रीज़ खुल कर कह रहे हैं कि हमारा जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं, जिसमें इस्राइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड। कि पाकिस्तान has historically always tried to use Middle Eastern and particularly Muslim countries for Kashmir issue, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। ये ना पाकिस्तान और अरबों के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे, फिर कुछ वाक़यात हुए, पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता गया, और अब वो यहाँ तक चले गए कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया जी कतर पिछले बरस, नहीं कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया, अमारात का भी किया, उसका भी किया, और मंदिर बनाया गया वहां। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक याद आता है कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब में बुत परस्ती ना हो। और वो सऊदी अरब में तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, वहाँ तो बहुत मज़ामत होगी। लेकिन हमारा में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल एजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहाँ हो रहा है। यहाँ फिर यह कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी। तो उससे जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा
वो तब तक तो चीजें ठीक रही, इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है, और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है, ये 5 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने उनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पे बड़ा बोला था मैं। अब जो अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को? और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। कोई अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूँ, मैं मुसलसल पूछ रहा हूँ, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों, अब पहले क्या था 1947 के बाद पाकिस्तान ने ये ट्राई की कि भाई हम अमेरिका के पाले में रहते हैं, बेनिफिट अच्छा रहेगा। हालांकि उसको उस समय उनको ऑफर रशिया की तरफ से भी थी, लेकिन वो अमेरिका की तरफ जाना उन्होंने पसंद किया। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशन बेटर रखने की ट्राई की। लेकिन अमेरिका का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला था कि दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट करते तो हमें इंडिया की ज़रूरत है नहीं, और हमें अमेरिका ने उस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन या फिर बेटर नहीं रखे। हालांकि इंडिया ने कभी कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया, लेकिन आज समय ऐसा है कि दोनों कंट्री, रशिया और अमेरिका ने और रशिया ने जिस टाइप की मदद हमारी की, चाहे वो 1971 के अंदर हो या फिर किसी और, हर क्षेत्र में हम नहीं भूलते। और ऊपर से हम इंडिया, अगर मान लीजिए अमेरिका आता है तो हम वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन बेटर हो
उसका फ़ायदा उठाया जाए, हम जो चीज़ बेचना चाहते हो बेचे, जो खरीदना चाहते हो खरीदे। और कोई कंट्री, ना ही रशिया वो कह पाता है कि भाई आप अमेरिका के साथ मत बोलिए, ना ही अमेरिका कह पाता है कि आप रशिया के साथ मत बोलिए। हम सब के साथ रिलेशन में, और यही चीज़ है जो दुनिया में भारत को अलग करती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं बात, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। डिप्लोमेसी का उनको पता ही नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। वो कहते हैं ना, सर ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे, भतीजे, भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है मतलब सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे? ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का लिमुआ।
लिमोवा इसे कहते हैं, लिमवा भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा, यह 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं, नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग। फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस टाइप से इंडिया ने फिलहाल इजराइल को सपोर्ट किया है, पहले इंडिया सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत लेवल पर इंडिया और इजराइल की रही है। 1971 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक जो था वो पाकिस्तान के साथ था, मतलब यूके, यूएसए, सारे कंट्रीज। और हम सबको पता है कि इजराइल जो है ना वो यूएस के करीब है, लेकिन फिर भी इजराइल ने यहाँ पर हमको छुप के मदद की थी, हथियार पहुँचाए थे, ये सब कुछ हुआ था। कहने का मतलब ये है कि उस समय जब मान लीजिए कि अमेरिका जहाँ चलता है वहीं यूके, फ्रांस चलते हैं और वहीं इजराइल को भी चलना था, लेकिन इजराइल ने अपनी वहाँ से अपनी सिचुएशन बदली और इंडिया की मदद की। उनको पता था कि भाई यहाँ पर इंडिया की मदद करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से अभी जो इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है बड़े बड़े देशों में, उसमें सबसे बड़ा देश है इंडिया। चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना हो या फिर कहे कि मोरली आपको अगर वेटेज चाहिए, तो इंडिया इस हिसाब से मदद कर रहा है ना कि भाई इजराइल को अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और इजराइल की अंडरस्टैंडिंग है जो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की अवाम को आप अलग रखें, हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। ये खबर कौन दे रहा है? इंडिया ही दे रहा है। मैं पाकिस्तानी आउटलेट नहीं दिखा रहा आपको। तो उसका जवाब हम ले लेते हैं किसी मीडिया आउटलेट से। तो आइए टीआरडी वर्ल्ड से पूछते हैं कि ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या मामला है कि इनमें बड़ा याराना है। तो टीआरडी वर्ल्ड आपको बताएगा कि इसराइल, इंडिया एंड द इस्लामोफोबिक अलायंस। तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई कि ये ज़ायनिज्म का और हिंदुत्व का गठजोड़ है। ठीक है ना, आपने इसको इस तरह लेना है। अगेन मैं कह रहा हूं कि क्वाइट फ्रेंकली आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं आपको मालूमात और दे चुका हूं, मजीद दे दूंगा। इसराइल के यहूदियों को अलग कर दीजिए, भारत के लोगों को अलग कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं ज़ायनिज्म की और हिंदुत्व की, ज़ायनिज्म की और इनकी। ये अलग हैं, ये अलग चीज है जो ऊपर आके बैठ गई है। नीचे मामला कुछ और है, ऊपर आके बैठ गई है। सफीर कह लीजिए, जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं। इसको खबर को आप भी देख लीजिए, एनडीटीवी से उठा रहा हूं, वैसे सबने यही दिया है। नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शंस, इसराइल डिप्लोमेट। एक और खबर देख लें सिमिलर है, और ये हम ले लेते हैं द प्रिंट से। ये भी बिल्कुल न्यूट्रल सा ही मामला है। इंडिया हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एक्शंस ड्यूरिंग गजा कॉन्फ्रंटेशन, सेज इसराइल डिप्लोमेट। क्लियर हो गया? जो मैं आपसे कह रहा था कि जो भारतीय हुकूमत है, बीजेपी सरकार है, वो इसराइल के साथ हैं। इस बात को आपने मुझे बोला कि नहीं है, वो फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और बड़ी आवाज आ गई है। नहीं, जब मैंने आपको बताया कि वो अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अरेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं प्रो पैलेस्टीनियन, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो इसराइल ने भी पूछा, इवन के इसराइल ने पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा कि आप उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर आपकी खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं अच्छा आगे नीचे, अगर आप द प्रिंट को भी पढ़ेंगे तो नीचे वो पूरा बता रहे हैं कि हम लोग कितने आपस में इस मामले पर सेम दिमाग रखते हैं। एनीवेज, अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन स्टिल बहुत एक इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं।
बगैर ये देखे कि वहां पे क्या हो रहा है। भाई एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन इजराइल बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने कहा कि अच्छा चलो इनके ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं, या फिर फलस्तीन वाले जो है वो एकदम चुप बैठे थे और उन्होंने एकदम से इजराइल पे कर दिया। दोनों साइड से कुछ ना कुछ हुआ है और उसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई किसी को उनकी जरूरत नहीं, कोई काउंट भी नहीं कर रहा। अगर कोई काउंट करेगा तो बड़ी कंट्रीज को करेगा, जैसे यूएस हो गया या कोई और कंट्री हो गई, इवन चाइना हो गया, कि वो उन दोनों के बीच में सुलह कराए और जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, जब से स्पेशली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, कि जो कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं रोहित जी, वो इनसे कंट्रोल नहीं होते। जगह पे टांग अड़ाने की आदत सी है जहां हमें कोई पूछ नहीं रहा होता, क्योंकि हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज पड़ी हैं और आपको पता है, चाहे वो किसी कंट्री की बात हो रही हो, चाहे वो दोस्त रिश्तेदार की बात हो रही हो, बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो हमारे समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं, हमसे कहीं ज्यादा जो स्टैब्लिश है, हम तो स्टैब्लिश भी नहीं है। हमारे तो जो हालत है सारी दुनिया के सामने है, हम कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब मौजूद है, यूएई मौजूद